साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्र पे। अपने 20,000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 140 क्वेश्चन तक अपने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, रोहतक, हिसार, करनाल या भिवानी। तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर। GJU के नाम से बोलते हैं इसे, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है। ये जाम्बोजी महाराज के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो जाम्बोजी महाराज थे, वो पर्यावरण प्रेमी थे और वो जीव हत्या के खिलाफ थे। ज़्यादातर बिश्नोई समाज के लोग इन्हें काफ़ी मानते हैं, जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 1995 में हुई। यह हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसका नाम पर्यावरण संरक्षक संत गुरु जम्भेश्वर के नाम पर रखा गया। यह विश्वविद्यालय तकनीकी, फार्मेसी, पर्यावरण और विज्ञान में प्रमुख पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? पहले पूछा था अपने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, अब है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा। ऑप्शन देख लेते हैं, 1969, 1970, 1971 या 1972। तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। इसकी स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। बाहर से भी यहाँ अपने एग्रीकल्चर से जो भी डिप्लोमा डिग्री करने लोग यहाँ पे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए अलग से सीटें यहाँ रिजर्व की जाती है। इसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, HAU के नाम से। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी इस विश्वविद्यालय को जाना जाता है। तो विश्वविद्यालय हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है। हरियाणा में कृषि शिक्षा को सशक्त करने के उद्देश्य से 1970 में इसकी नींव रखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो कहाँ स्थित है ये? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र या कैथल? तो ये अपने हिसार के अंदर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय या हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो हिसार के अंदर है। यह विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका जो परिसर है वो लगभग 7,200 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये नई बात जो उस क्वेश्चन में नहीं थी, ये 7,200 एकड़ में फैला हुआ है। यह कृषि, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन आदि में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR से ये मान्यता प्राप्त है। तो हिसार जिले को हरियाणा की कृषि राजधानी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में किस जिले को कृषि राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो वो है हिसार जिला। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय का वहाँ होना तार्किक भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस NRCE हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, करनाल, हिसार, पंचकुला या झज्जर। तो ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। ये भी हिसार में है, सही उत्तर होगा हिसार। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य हैं। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1985 के अंदर। यह केंद्र घोड़ों और खच्चरों की नस्लों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए कार्यरत है। देखो देश के अंदर बहुत कम मिलेंगे ये संस्थान, हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर ये है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आता है। घोड़ा मेलों व नस्लों के परीक्षण हेतु यह महत्वपूर्ण केंद्र है। तो हरियाणा में पशुपालन पर विशेष ध्यान देने के कारण ऐसे शोध संस्थान है वो हिसार में स्थापित किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, गुरुग्राम, हिसार, करनाल या फतेहाबाद। तो डेयरी जो रिसर्च सेंटर है वो है करनाल के अंदर। तो NDRI इसकी स्थापना हुई थी 1923 में बेंगलोर के अंदर। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में।
और 1955 में इसे करनाल स्थानांतरित कर दिया गया। तो अगर स्थापना पूछे तो 1923 आएगा, और करनाल में कब स्थानांतरित किया गया या हरियाणा में किसी जगह पर कब स्थानांतरित किया गया, तो 1955 में किया गया था। यह दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग और तकनीकी अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। ICAR के अधीन यह राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान है। भारत की दुग्ध क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? देखो इसकी स्थापना पूछी है, ये नहीं पूछा कि हरियाणा में कब स्थानांतरित हुआ। तो स्थापना पूछी है तो क्या आएगा, 1947, 1955, 1923 या 1972। तो 1923 के अंदर। और 55 में कहाँ आया था, तो हरियाणा के जो करनाल में इसे स्थानांतरित किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई 1923 में बेंगलुरु में, 1955 में करनाल स्थानांतरित। और यहाँ नई बात क्या है कि यहाँ BTech, MSc और PhD पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किन जिलों में उत्कृष्ट बासमती चावल पैदा होता है? यमुनानगर और पंचकुला, हिसार और फतेहाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्र, सिरसा और रोहतक। तो दान का कटोरा, अपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था कि किस अपने जिले को दान का कटोरा नाम से जाना जाता है। तो दान का कटोरा किसे, करनाल को। क्यों? क्योंकि वहाँ चावल भरपूर मात्रा में होता है। तो एक तो करनाल हो गया, तो करनाल के साथ क्या है, कुरुक्षेत्र। तो करनाल और कुरुक्षेत्र जो है वो बासमती चावल पैदा करते हैं, बढ़िया क्वालिटी के। इसके बारे में और तथ्य जानते हैं कि इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा और उर्वर मिट्टी बासमती के लिए उपयुक्त है। बासमती चावल के निर्यात में प्रमुख भूमिका है, यानी दूसरे देशों में ये भेजा जाता है। यहाँ के चावल की खुशबू और लंबाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरा उतरती है। तो हरियाणा का करनाल और कुरुक्षेत्र क्षेत्र जो वो है वो चावल का कटोरा कहलाता है। अगर सीधा पूछे और ऑप्शन आए तो करनाल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती? तो ऐसा कौन सा जिला है? ऑप्शन देख लेते हैं, भिवानी, रोहतक, हिसार, झज्जर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहतक। ये बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है, तो रोहतक इसका उत्तर है। तो इसकी किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती है, अपितु जो हरियाणा के ही बाकी जिले हैं उनसे ये घिरा हुआ है। हरियाणा के सेंटर के अंदर ये स्थित है। तो आसपास किन किन जिलों की सीमा लगती है पूछ ले तो झज्जर की लगती है। किस साइड से पूछे तो दक्षिण और पश्चिम में। दक्षिण और पश्चिम में लगती है झज्जर की। सोनीपत की लगती है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में सोनीपत की लगती है। पानीपत की लगती है, थोड़ी सी सीमा इसके पानीपत की भी लगती है। वो कहाँ लगती है? वो उत्तर में लगती है। छोटी सीमा है सबसे ये अपने रोहतक के पास लगने वाले जिलों की। और करनाल की भी लगती है थोड़ी सीमा, करनाल की। ये कहाँ से? ये उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में करनाल की भी सीमा लगती है। और पश्चिम दिशा में इसके हिसार भी स्थित है, लेकिन इसकी जो डायरेक्ट जो हिसार की सीमा है वो इसके साथ नहीं लगती। तो लगती है किस दिशा में? पश्चिम में। और बीच में क्या आ जाता है? डायरेक्ट नहीं लगती बीच में, या तो भिवानी आएगा और या झज्जर। दोनों साइड से भिवानी और झज्जर आ जाते हैं, डायरेक्ट सीमा नहीं लगती। तो अगर डायरेक्ट पूछे तो 4 जिलों से लगती है, और बाकी दिशाओं में पूछे तो 5 है, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल और हिसार। चलो इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। तो रोहतक जिला हरियाणा के केंद्र में स्थित है। इसकी सीमा केवल हरियाणा के अन्य जिलों से ही लगती है। यह ऐतिहासिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है और राजनीतिक दृष्टि से भी। यहाँ MD यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU, ये भी रोहतक के अंदर। और क्या है खास बात? PGI बोलते हैं ना, रोहतक PGIMS, ये भी रोहतक के अंदर है। तो केंद्र में स्थित होने के कारण इसकी सीमा किसी भी बाहरी राज्य से नहीं लगती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोना कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर या नूंह? तो ये है गुरुग्राम के अंदर। सोना कुंड है गुरुग्राम में। जानते हैं इसके बारे में और तथ्य, सोना कुंड की क्या खास बात है? तो ये एक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड है, और क्या माना जाता है कि इसका जो पानी है वो औषधीय गुणों से भरपूर है।
पर्यटक यहाँ विशेष रूप से सावन और त्योहारों के समय आते हैं। यह अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। तो गुरुग्राम जिले में पर्यटन के लिहाज से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में कहाँ और कब होता है। पिछली वीडियो में आपको तथ्य के अंदर ये चीज़ें बताई थी, तो आज और जान लेते हैं कि मेला कहाँ लगता है और कब होता है। ऑप्शन देखते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर जनवरी में, फरीदाबाद में फरवरी में, पानीपत में मार्च में, या फिर हिसार में अप्रैल में। तो ये लगता है फरीदाबाद के अंदर। कब लगता है? तो फरवरी में लगता है। फरवरी में कितने दिन? तो 1 से 15 फरवरी को लगता है। हर बार जो इसकी थीम है वो अलग होती है। और अगर अपने बात करें 2025 की, तो गुजरात जिला की यहाँ थीम थी कि यानी गुजरात के बारे में, या उसकी संस्कृति है, हस्तशिल्प है, या कोई लोक नृत्य है, व्यंजन है, खान पान की चीज़ें हैं, इनको मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर यहाँ ये आयोजित किया गया था। और उसमें जो बाकी देश हैं वो भी भाग लेते हैं। तो इस बार किस देश पे फोकस था? तो वो था इंडोनेशिया पे। तो इंडोनेशिया के भी जो पारंपरिक शिल्प हैं, कपड़े हैं, नृत्य हैं, खान पान है, उनको विशेष रूप से यहाँ प्रदर्शित किया गया था। तो कहाँ लगता है ये? सूरजकुंड, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। समय क्या रहता है? तो 1 से 15 फरवरी। और इसका आयोजक कौन है? कौन आयोजन करता है इसका? तो हरियाणा पर्यटन विभाग हो गया। हरियाणा पर्यटन विभाग हो गया। और संस्कृति मंत्रालय हो गया भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, और यूनेस्को, ये इसको आयोजन करते हैं इसका। और इसमें लगभग 20 से भी ज़्यादा देश भाग लेते हैं। 20 से भी ज़्यादा देशों की यहाँ भागीदारी होती है। अगर प्रथम मेला पूछ लिया जाए कि सूरजकुंड का प्रथम मेला कब लगा, तो वो लगा था 1987 में। 1987 में। तो सूरजकुंड मेला हर वर्ष फरवरी में लगता है और भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यानी हर बार हर जो नए जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें भारत और अन्य देशों के शिल्पकार भी भाग लेते हैं। बताया अभी आपको कि 2025 में इंडोनेशिया ने भाग लिया था। तो इसका जो आयोजन है वो हरियाणा पर्यटन विभाग करता है, और साथ में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और यूनेस्को। तो यह मेला भारत के पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 151, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो औसत वार्षिक वर्षा पूरे वर्ष के अंदर कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर होती है। तो हरियाणा जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है। बहुत कम बारिश होती है यहाँ। अधिकतम वर्षा पूर्वोत्तर जिलों अंबाला पंचकुला में होती है। मैंने बताया भी था आपको पिछली वीडियो में कि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। मोरनी हिल्स जैसे पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला के अंदर हैं। तो पश्चिमी जिलों में कम वर्षा होती है। सिरसा, फतेहाबाद, ये राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती है। मानसून काल क्या रहता है समय? तो जून से सितंबर के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ष के अंदर। तो हरियाणा में वर्षा कम होती है, इसलिए कृषि में ट्यूबवेल सिंचाई का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखला स्थित है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम? तो यह है उत्तर पूर्व में। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो है उत्तर पूर्व में। इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं कि शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकुला, अंबाला जिलों में फैली है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की दक्षिणी है। हरियाणा की पूछे तो उत्तर पूर्वी। यहाँ मिट्टी का कटाव और भूस्खलन सामान्य समस्या है। यह क्षेत्र वनस्पति और जैव विविधता में समृद्ध है। उत्तर पूर्वी हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय है। ये जो क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ शिवालिक की उपस्थिति मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, हरियाणवी भाषा में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बहू, छोरी, चंद्रावल, मेहंदी। तो इसमें ये मेंशन नहीं किया कि सफल फिल्म कौन सी, पहली पूछा है। तो HSSC जिसे पहली फिल्म मानता है वो है धरती, जो कब रिलीज हुई? 1968 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी, 1968 में।
और सफल फिल्म पूछे तो वो होगी चंद्रावल जो 1984 के अंदर रिलीज हुई थी। तो हरियाणवी फिल्म जगत में 2000 से भी अपने सन 2000 के अंदर, लिख लेता हूं मैं 1 मिनट, 2000 के अंदर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लाडो। इस फिल्म को 2 अवार्ड मिले थे। कौन कौन से थे? तो एक तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दूसरा था इंदिरा गांधी पुरस्कार। और ये हरियाणा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे कोई नेशनल अवार्ड मिला। तो 3 चीजें इसके अंदर आ गई। पहली फिल्म पूछे तो वो हो गई धरती, पहली सफल फिल्म पूछे तो चंद्रावल, ऐसी पहली फिल्म जिसे कोई नेशनल अवार्ड मिला तो वो होगी लाडो। तो धरती आई 1968 में, चंद्रावल रिलीज हुई 1984 में और लाडो रिलीज हुई 2000 में। चलो इसके बारे में और तथ्य जानते हैं। तो इसका चंद्रावल लिख रखा है। अगर पहली फिल्म पूछे तो क्या लिखना है? धरती। ऑप्शन में न हो तो चंद्रावल लगा सकते हो आप। यह हरियाणवी भाषा में बनी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके निर्देशक थे देवी शंकर प्रधान और इस फिल्म ने हरियाणवी सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई। तो हरियाणा की संस्कृति और लोकगीतों को चंद्रावल ने सिनेमा के माध्यम से जीवंत किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा के किस जिले में होता है? तो मारुति कारें कहाँ बनती है, किस जिले के अंदर बनती है? फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव या रोहतक? ये बनती है गुड़गांव या गुरुग्राम, वर्तमान गुरुग्राम के अंदर ये बनती है। इसके बारे में जानते हैं थोड़े और तथ्य कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की प्रमुख फैक्ट्री है वो गुरुग्राम के अंदर है। इसकी स्थापना 1981 में भारत सरकार और सुजुकी कंपनी के सहयोग से हुई। इन दोनों के सहयोग से, भारत सरकार और सुजुकी कंपनी के सहयोग से 1981 में इसकी स्थापना। ये भी पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 1981। यह भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम और मानेसर इसके प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। हरियाणा की औद्योगिक प्रगति में मारुति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर, फिरोज शाह तुगलक, बाबर या फिर शाहजहां? तो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने कब बसाया था इसे? 1352 में फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ऑप्शन देख लेते हैं अपने और तथ्य जान लेते हैं इसके बारे में। तो फतेहाबाद शहर की स्थापना है वो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने की। और अगर सन पूछे 1352, इसका नाम इसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? अपने पुत्र फतेह खान। इस नगर में कई तुगलकी स्थापत्य अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक नगर सिरसा और हिसार के बीच में है। हिसार और सिरसा के बीच में एक शहर है, एक जिला है हरियाणा का जिसका नाम है फतेहाबाद। तुगलक वंश के शासकों ने कई नगर बसाए थे लेकिन इनमें फतेहाबाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये हरियाणा के किसी भी एग्जाम में। तो 41,224 वर्ग किलोमीटर, 43,812, 44,212 वर्ग किलोमीटर या 45,000? तो सही उत्तर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो हरियाणा का आकार पतला और लंबा है, लंबाई में ज़्यादा है यह भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो। इसकी सीमाएं 6 राज्यों से लगती है, ये भी बताया था आपको, जिसमें एक क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। कृषि, उद्योग और खेलों में यह प्रमुख राज्य है। क्षेत्रफल से जुड़ा प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो ये याद रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के सभी गाँवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? यानी हरियाणा के हर गाँव के अंदर बिजली कब पहुँच गई थी ये पूछा है। तो 1965, 1970, 1980 या 1985? तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले बिजली 1970 में हर गांव के अंदर पहुंच गई थी
और पूरे देश के अंदर हरियाणा एकमात्र ऐसा जिला था जिसके अंदर सबसे पहले बिजली पहुंची थी। इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं अपने कि हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने सभी गांवों में बिजली पहुंचाई, और यह उपलब्धि केवल 4 साल में हासिल कर ली गई, 1966 से 1970। यानी 1966 में तो हरियाणा अस्तित्व में आया था और 1970 तक हर गांव के अंदर बिजली पहुंच चुकी थी। तो इससे ग्रामीण विकास को गति मिली, बिजली से कृषि उत्पादन और शिक्षा में बढ़ोतरी हुई। यह उपलब्धि हरियाणा के विकास मॉडल की एक मिसाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो कितनी बार लगा है, ऑप्शन देखते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है, क्या क्या खास बातें रही है वो भी बता देते हैं आपको कि जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा वो 1967-68 के अंदर लगा था। अगर पूछे तो 2 नवंबर 1967 से लेकर के और 22 मई 1968 तक पहला राष्ट्रपति शासन रहा। तो क्यों रहा, इसका कारण क्या रहा, तो 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसके अंदर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो राव वीरेंद्र सिंह है वो संयुक्त विधायक दल बनाकर सरकार बनाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। दल बदल की नीति के कारण ये सरकार गिर जाती है और अल्पमत में आ जाती है, जिसके कारण केंद्र सरकार है यहाँ राज्यपाल की अनुशंसा पर 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में सरकार चलाने की असमर्थता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करती है। तो 1968 में फिर दोबारा चुनाव होते हैं और इन चुनावों के बाद में यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलता है और कांग्रेस की तरफ से भोपाल सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। भोपाल सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये है अपने पहले राष्ट्रपति शासन की कहानी। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो ये लगा 1977 के अंदर। इसमें क्या खास बातें थी, तो ये 30 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 1977 से 28 जून 1977 तक रहा। ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था हरियाणा के अंदर, 3 लगे, तीनों में से सबसे कम समय तक यही था। तो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपातकाल लागू किया था जिससे पूरे देश में असंतोष फैल गया था। तो आपातकाल के बाद में क्या होता है, 1977 के अंदर आम चुनाव होते हैं, यानी केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं जिसमें जनता पार्टी सत्ता में आती है केंद्र में, और हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन होता है और एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। लेकिन क्या होता है कि जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें आंतरिक गुटबाजी हो जाती है और असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद में दल बदल की नीति शुरू हो जाती है, लेकिन वैकल्पिक सरकार फिर भी नहीं बन पाती है, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो 28 जून 1977, कब, 28 जून 1977 को यहाँ दोबारा चुनाव होते हैं और जिसके बाद में देवीलाल यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। देवीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं और जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ बनती है। तो ये 2 हो गए। अब तीसरा राष्ट्रपति शासन देखते हैं। ये लगा था जी 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक ये लगा। इसके अंदर क्या होता है कि 1989 में लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती है, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन जो सहयोगी दल है उनको वो साथ लेकर नहीं चल पाते हैं, जिसके कारण सरकार गिर जाती है। विधानसभा में उनको बहुमत पास करना होता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो राज्यपाल की अनुशंसा पर फिर केंद्र सरकार यहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। फिर जुलाई 1991 में दोबारा चुनाव होते हैं और यहाँ चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस बहुमत प्राप्त करती है और सरकार बना लेती है। तो ये 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगा था। कब कब, 1967, 77 और 1991 में। कारण क्या रहा हर बार कि राजनीतिक अस्थिरता और किसी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाना। किसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, 356 अनुच्छेद के साथ। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन चली जाती है। यह जानकारी राजनीति विज्ञान व समसामयिक परीक्षाओं में उपयोगी है। यानी जो परीक्षाएं होती है
कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, ये पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी भजनलाल। कौन रहा? चौधरी भजनलाल। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे चौधरी भजनलाल। तो कब कब रहे? तो 1979 से 1986 यानी 7 वर्ष ये हो गए। फिर 1991 से 96 5 वर्ष, लगभग 12 वर्ष तक ये शासन करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इनकी छवि एक कुशल प्रशासक की थी। भजनलाल का शासनकाल हरियाणा की राजनीति में स्थिरता का प्रतीक रहा, यानी इस समय कोई दल बदल जो है वो हावी नहीं हो पाता है और एक स्थिर सरकार चलती है 12 साल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों में मंत्री रहा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, यानी तीनों जगह जाकर के और मंत्री बना। कौन सा था ऐसा? ऑप्शन देखते हैं, भजनलाल, बंसीलाल, तैयब हुसैन या देवीलाल। तो ये थे तैयब हुसैन। हरियाणा के बहुत बड़े और प्रमुख लीडर के रूप में इनको जाना जाता है। ये जब हरियाणा पंजाब संयुक्त थे, पंजाब राज्य था, तब ये पंजाब से की तरफ से अपने मेवात क्षेत्र से विधायक बनते हैं। उसके बाद में ये अलवर राजस्थान से बनते हैं और फिर हरियाणा बनने के बाद में फिर ये मेवात क्षेत्र से विधायक बनते हैं और तीनों बार ये मंत्री भी रहे हैं। तो तैयब हुसैन एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। 3 राज्यों में मंत्री रहे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, और हरियाणा में तो ये कैबिनेट मंत्री भी बने और राजस्थान के अंदर ये बने थे राज्य मंत्री। उनकी राजनीति धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, साफा, खेस, खंडवा या फेंटा। तो क्या बोलते हैं इसे? खंडवा। हरियाणा के अंदर जो पगड़ी पहनते हैं उसे खंडवा बोलते हैं और इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर की होती है और कुछ एक विशेष अवसर पर ये लंबाई 10 मीटर की भी होती है। इसके बारे में जानते हैं और तथ्य कि खंडवा पारंपरिक कपड़े की लपेटी हुई पगड़ी है। यह शान और सम्मान का प्रतीक है। शादी, त्यौहार और पंचायतों में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर कहाँ? शादी, त्यौहार या पंचायतों में। तो हरियाणा में अलग अलग रंग और बांधने के तरीके प्रचलित हैं। खंडवा हरियाणवी संस्कृति की पहचान है। सबसे बड़ी बात यही है कि खंडवा जो है वो हरियाणवी संस्कृति की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनीपत जिले के खानपुर गांव में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या? देखो, सोनीपत जिले के खानपुर गांव के अंदर है, ये एक गांव में ये विश्वविद्यालय है, उसका नाम पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सावित्री फुले महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या महिला विश्वविद्यालय या कल्पना चावला महिला विश्वविद्यालय। तो ये है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। यह भारत का पहला ग्रामीण महिला विश्वविद्यालय है, गांव के अंदर यह पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई। यह महिलाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया। यह विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है, वुमेन एम्पावरमेंट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा की बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा बार। हरियाणा की बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है? रोहतक, भिवानी, पानीपत या झज्जर। तो किसे कहते हैं? पानीपत को। पानीपत को हरियाणा की बुनकरों की नगरी कहा जाता है। पानीपत होम टेक्सटाइल्स और हथकरघा उद्योग में अग्रणी रहा है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालीन और चादरें निर्यात करता है। यहाँ हजारों बुनकरों को रोजगार मिलता है। तो पानीपत का बुनकरी उद्योग जो है वो पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3, 5, 7, 10। तो कितनी है राज्यसभा की पूछे तो 5 सीटें हैं। लोकसभा पूछे तो 10 और अगर विधानसभा पूछे तो उसकी 90 सीटें हैं। तो हरियाणा से राज्यसभा के कुल
5 सदस्य होते हैं और ये सदस्य हरियाणा विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो 90 विधायक हैं उनके द्वारा ये सदस्य चुनकर आगे भेजे जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। हरियाणा की जनसंख्या और विधानसभा सीटों के आधार पर राज्यसभा में इसे 5 सीटें मिली है। राज्यसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या और राज्यों की विधानसभा सीटों पर आधारित होता है। हरियाणा को 5 राज्यसभा सदस्य भेजने का अधिकार है और लोकसभा में 10, विधानसभा में 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था। ज़्यादातर यहाँ पहला पूछता है या फिर अंतिम पूछता है, तो अंतिम पूछे तो अंतिम कब लगाया गया, तो 1991 के अंदर लगा था, और पहला पूछे तो 1967 के अंदर लगा था। बता चुका हूँ ये मैं, 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगाया गया था। तो हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार गिर गई और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और तब हरियाणा को बने सिर्फ 1 वर्ष होता है। यह स्थिति विधायिका के कामकाज में बाधा के कारण उत्पन्न होती है। जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर पाती तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करती है। तो 1967 में ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है। फल्गु मेले का, बेहवा मेला, शीतला माता मेला या उपरोक्त सभी। तो कौन सा है, फल्गु मेला। कैथल के फरल गांव के अंदर फल्गु मेला लगता है। फरल गांव कैथल जिले में स्थित है और यहाँ हर वर्ष फल्गु मेला लगता है। मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह मेला विशेष रूप से ग्रामीण संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मेला स्थानीय देवी देवताओं की पूजा का केंद्र है और स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए यह एक धार्मिक उत्सव की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था। देखो, एक तो करवाता है निर्माण, उसके बाद में कोई राजा आता है, वो देखता है कि इसकी कंडीशन खराब हो रही है, हालत खराब हो रही है, तो वो उसका जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार करवाता है। तो ये दोनों ही किसी ने करवाए थे, एक ही जो है राजा है उसने करवाए थे। वो कौन थे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, हर्षवर्धन ने, राजा नूरकर्ण ने या शंकराचार्य ने। तो किसने करवाया, राजा नूरकर्ण ने। यह मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। और पूछे महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय, वो कहाँ है, तो वो भी नारनौल में। एकमात्र ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय है वो किसी दूसरी जगह है, नारनौल के अंदर है। तो चामुंडा देवी को शक्ति की देवी माना जाता है। राजा नूरकर्ण ने इस मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया। यह मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। मंदिर का स्थापत्य शैली प्राचीन राजस्थानी शैली से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। चामुंडा देवी मंदिर का तो पूछ लिया, निर्माण जीर्णोद्धार राजा नूरकर्ण ने करवाया था, लेकिन देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। बाबा लक्ष्मण गिरी ने, राजा अनुरूप सिंह ने, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, इनमें से कोई नहीं। किसने करवाया, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। तो इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं थोड़े कि देवी तालाब मंदिर हरियाणा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर देवी तालाब के पास है। तो शिव मंदिर का निर्माण सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया और यह स्थल शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान और धर्म अनुष्ठान करने आते हैं। तो कैथल के नवग्रह कुंड, नारनौल की चामुंडा देवी या कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल इसका सही उत्तर होगा, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान और धर्म अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। तो कौन कौन से धार्मिक स्थल है वो, तो जैसे ब्रह्म सरोवर है, सन्निहित सरोवर है, ये इसके प्रमुख हैं। तो लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं। महाभारत काल से स्थान की धार्मिक मान्यता रही है। तीर्थ स्नान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है कि यहाँ अगर कोई स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धार्मिक ग्रंथों में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा जी की तपस्थली माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ रहकर तप किया था, जहाँ ग्रहण स्नान अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं।
पर्व त्योहार व तीर्थव्रत, जन्म व विवाह, सावन व फागुन, उपरोक्त सभी। तो हरियाणा में जो लोकगीत है वो पर्व त्योहार, तीर्थव्रत, जन्म, विवाह, सावन, फागुन, इन सभी के अंदर गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में तथ्य और देख लेते हैं थोड़े कि हरियाणा में हर अवसर पर अलग अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। विवाह में घूमर, सावन में सावन गीत, जन्म पर सोहर आदि गाए जाते हैं। त्योहारों में देवी देवताओं की आराधना वाले गीत गाए जाते हैं। लोकगीत जो है वो सामाजिक जीवन के भावों को दर्शाते हैं। इनमें स्थानीय बोली और संस्कृति की झलक होती है। तो हरियाणा के जो लोकगीत हैं वो किसी एक अवसर तक सीमित नहीं है, ये पूरे ग्रामीण समाज की परंपरा और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ये जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही थी उनसे रिलेटेड एक प्रश्न था। तो इसका उत्तर आपने लगभग सही दिया था सभी ने। तो इसका जो उत्तर है वो बता देता हूँ आपको, जस्टिस BR गवई इसके मुख्य न्यायाधीश बने और अनुसूचित जाति से ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है वो है कि भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 371। तो भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है वो बताना है आपको। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको ये, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।